एक दृश्य की कल्पना करते हैं। एक बहुत विशाल नदी का किनारा है। पानी की लहरों का लगातार शोर गूंज रहा है। और और उस किनारे पर एक ऐसा इंसान बैठा है जिसके कंधों पर भविष्य के एक पूरे साम्राज्य का भार टिका है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रही हैं आप। बिल्कुल। लक्ष्य बिल्कुल उनके सामने है, दिशा पूरी तरह से स्पष्ट है, लेकिन अंदर से एक अजीब सी शून्यता है। मतलब एक ऐसी मानसिक थकान जहां कुछ भी करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। हाँ, और आज के समय में इस स्थिति को हम लोग अक्सर बर्नआउट का नाम दे देते हैं। सही कहा। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण की शुरुआत इसी बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक क्षण से होती है। आज की इस चर्चा के लिए हमने डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल के एक वीडियो को अपना स्रोत बनाया है। बहुत ही बेहतरीन स्रोत है ये। हाँ, और आज हमारा मिशन ये है कि हम चाणक्य नीति के उन 7 सूत्रों को समझें और खासकर चाणक्य के उस सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करें जो कहता है कि खुद को कभी खाली मत बैठो। इस पूरी घटना का ना सबसे मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि चाणक्य ने उस वक्त चंद्रगुप्त को कोई सांत्वना नहीं दी थी। मतलब कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं। उनका जवाब बहुत ही सीधा और एक तरह से चुभने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर मन में इस तरह की शून्यता आ रही है तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जो लक्ष्य तय किया गया है वो बहुत कमजोर है। अरे बाप रे, ये तो बहुत कड़वा सच है। हाँ, कामयाबी का पूरा विज्ञान सिर्फ एक सिद्धांत पर टिका है, और वो है खुद को कभी खाली ना छोड़ना। सुनने में एक बहुत साधारण सी प्रेरणादायक बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे इंसानी दिमाग को हैक करने का बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। यहीं पर ना मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका पैदा होती है। हम्म। खाली ना बैठना हम्म। अक्सर हम लोग शारीरिक मेहनत से जोड़ के देखते हैं। सही बात है। अगर कोई इंसान पूरे दिन बहुत काम कर रहा है हम्म। और फिर थककर नदी किनारे बैठ गया है, हम्म। तो क्या वो सच में खाली है? इस बात को समझने के लिए ना स्रोत में एक बहुत ही कमाल की कहानी दी गई है, रामलाल माली की कहानी। ओह हाँ, वो चेतावनी वाली कहानी। बिल्कुल। ये कहानी इस खालीपन के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ती है। रामलाल एक ऐसा किसान था जिसके सिर पर भारी कर्ज था। परिवार भी बड़ा था। उसने बसंत के मौसम में खेत में बीज बोए, थोड़ी जमीन खोदी। और फिर सब कुछ मौसम के भरोसे छोड़ दिया, है ना? हाँ बिल्कुल, मौसम और किस्मत के भरोसे। बारिश होगी, सूरज की रोशनी मिलेगी और फसल खुद ब खुद उग जाएगी। यही सोचकर वो रोज गांव की चौपाल पर जाकर बैठ जाता और गप्पे मारता। मुझे यहाँ इस बात से थोड़ी उलझन हो रही है। हाँ। खेती तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ना? हम्म। बीज बोने के बाद कोई इंसान रोज उसे जमीन से निकाल कर तो नहीं देख सकता कि वो कितना बड़ा हुआ। तो प्रकृति को अपना काम करने का समय देना आलस कैसे हो गया? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहाँ फर्क धैर्य और निष्क्रियता के बीच का है। अच्छा, थोड़ा और समझाइए। रामलाल शारीरिक रूप से शायद काम करके आया था, लेकिन मानसिक रूप से उसने खुद को ऑटो पायलट पर डाल दिया था। बीज बोने के बाद फसल के उगने का इंतजार करना धैर्य है, लेकिन उस इंतजार के समय में खेत की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देना वो निष्क्रियता है। ओह, मतलब वो जो चौपाल पर बैठना था, वो असल में निष्क्रियता थी। बिल्कुल। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी किसान था। वह सिर्फ बीज बोकर रुका नहीं, उसने खाद का सही समय तय किया, कीड़ों से बचाव के तरीके खोजे। नतीजा ये हुआ कि पड़ोसी के खेत लहलहा रहे थे और रामलाल के हिस्से में सिर्फ सूखे डंठल आए। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी ने नाव को पानी में उतार दिया हो, लेकिन ये सोचकर चप्पू चलाना छोड़ दिया कि अब लहरें खुद ही उसे किनारे तक ले जाएंगी। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। बिना चप्पू चलाए बहाव नाव को किनारे नहीं बल्कि किसी चट्टान से टकराने के लिए ले जाता है। रामलाल की समस्या इंतजार करना नहीं थी, उसकी समस्या खाली समय को चौपाल पर गप्पे मारने में बर्बाद करना थी। और चौपाल पर बैठकर वो क्या कर रहा था? दूसरों की जिंदगी पर चर्चा। हाँ, जो कि चाणक्य का पहला मंत्र है, खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। सही कहा। जब इंसान का ध्यान दूसरों की सफलताओं पर अटक जाता है, तो उसका अपना मन एक भूल भुलैया में फंस जाता है। और इस भूल भुलैया के पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। इंसानी दिमाग की ना जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है वो सीमित होती है। मतलब हमारी मानसिक ऊर्जा लिमिटेड है। बिल्कुल। दिन भर में हम एक सीमित मात्रा में ही फैसले ले सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ये सोचने में ऊर्जा खर्च करता है कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे कैसे निकल गया, तो वो असल में अपने खुद के लक्ष्य को पूरा करने वाली ऊर्जा बर्बाद कर रहा होता है। ये तो एक जीरो सम गेम की तरह हो गया। एकदम सही। दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना न्यूरोलॉजिकल स्तर पर थका देता है
और एक थका हुआ दिमाग कभी भी अपने रास्ते की उलझनों को नहीं सुलझा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊर्जा बचानी है उसे एक प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस जैसे स्पष्ट लक्ष्य पर केंद्रित करना है। ये स्रोत में भी बताया गया है। हाँ, जो कि उनका दूसरा मंत्र है, स्पष्ट और दृढ़ लक्ष्य होना। लेकिन यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम्म। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है ना। हम बहुत तेजी से। नई तकनीकें आ रही हैं। ऐसे में किसी एक ही लक्ष्य पर पूरी तरह से अड़े रहना क्या थोड़ी बेवकूफ़ी नहीं है? मतलब क्या एक साथ कई दिशाओं में हाथ पैर मारना या बैकअप प्लान रखना आज के समय में समझदारी नहीं है? देखिए, ये आज के समय की सबसे बड़ी दुविधा है। हम्म। लेकिन इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। जब हम स्पष्ट लक्ष्य की बात करते हैं तो उसका मतलब काम करने के तरीकों को सीमित करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है इसका? इसे एक कॉग्निटिव फिल्टर की तरह समझना चाहिए। हम्म। जैसे एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में हम्म। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स काम करते हैं ना? हाँ, वो बाहर के शोर को रोक देते हैं। बिल्कुल। वे आवाज को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बल्कि सिर्फ उस शोर को रोकते हैं जो जरूरी नहीं है। जब एक साथ कई बैकअप प्लान पर काम होता है, तो हम्म। दिमाग का ये फिल्टर काम करना बंद कर देता है। ओ, समझ गए। मतलब ऊर्जा इतनी दिशाओं में बढ़ जाती है कि गहराई हासिल नहीं हो पाती। सही कहा। लक्ष्य रात में सोते हुए देखा गया सपना नहीं है, बल्कि वो दृष्टि है जो जागने के हर पल को अर्थ देती है। इस फिल्टर वाले विचार से चीजें काफी सुलझ जाती हैं। विजन एक होना चाहिए, लेकिन रास्ते बदल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद चाणक्य और चंद्रगुप्त का जीवन है। बिल्कुल, नंदवंश के खिलाफ उनका पहला युद्ध। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है कि उन्होंने मगध पर हमला किया, लेकिन बहुत बुरी तरह हार गए। सेना बिखर गई। अगर लक्ष्य इतना स्पष्ट था, तो वे इतनी बुरी तरह कैसे हार गए? उनकी ये हार इतिहास के सबसे बड़े सबकों में से एक है। वे इसलिए नहीं हारे क्योंकि उनका लक्ष्य कमजोर था, बल्कि इसलिए हारे क्योंकि उनकी रणनीति में एक बहुत बड़ी खामी थी। वो खिचड़ी वाली कहानी है ना? हाँ, हार के बाद जब वे भेस बदलकर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक माँ को बच्चे को डांटते सुना। बच्चा गरम खिचड़ी के बिल्कुल बीच में हाथ डालकर उंगलियां जला बैठा था। और माँ ने कहा कि तू भी चाणक्य जैसी मूर्खता कर रहा है। गरम खिचड़ी को किनारों से खाना चाहिए। बिल्कुल। इस एक छोटी सी घटना से उन्हें समझ आ गया कि लक्ष्य वही रहेगा, लेकिन रणनीति बदलनी होगी। सीधे केंद्र पर वार करने के बजाय सीमाओं से शुरुआत करनी होगी। तो इसका मतलब है कि नंद वंश से हारने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली, अपना लक्ष्य नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। और यही उनका तीसरा मंत्र है, खुद पर भरोसा और डटकर मुकाबला करना। हार कोई अंतिम परिणाम नहीं है, ये एक डेटा पॉइंट है। एक डेटा पॉइंट जो बताता है कि सुधार कहाँ करना है। और इसी से मुझे वो चौथा मंत्र याद आ रहा है जो स्रोत में था, ज्ञान की अनंत यात्रा। हाँ, सीखना कभी बंद मत करो। उसमें कहा गया है कि हर इंसान अपने आप में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है, मतलब वॉकिंग यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, किताबों से, लोगों से, हर किसी से सीखा जा सकता है। लेकिन यहाँ फिर एक व्यावहारिक समस्या दिखती है। अगर कोई हर अजनबी या हर सहकर्मी से कुछ न कुछ सीखने लगेगा, तो क्या उसका दिमाग एक कूड़ेदान नहीं बन जाएगा? इतनी सारी जानकारी का क्या करेंगे? अरे, ये बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब उसी कॉग्निटिव फिल्टर में छिपा है जिसकी हमने पहले बात की थी। अच्छा, तो फिल्टर यहाँ भी काम आता है? हाँ, चलते फिरते विश्वविद्यालय का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की हर जानकारी को दिमाग में भर लिया जाए। इसका मतलब ये है कि जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो इंसान दूसरों से सिर्फ वही निकालता है जो काम का हो। जैसे अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, तो मैं लोगों के बोलने का तरीका देखूंगी, उनका काम नहीं। एकदम सही। ये कोई कूड़ा नहीं है, ये वो कच्चा माल है जो सीधा लक्ष्य की ओर जाता है। तो ये पूरी तरह से एक चयनात्मक प्रक्रिया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लगातार चलाने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है ना? बिल्कुल, और वो ढांचा है अनुशासन, जो उनका पांचवा मंत्र है। अक्सर अनुशासन को एक सजा माना जाता है। सुबह उठना, कसरत करना। स्रोत में भी इसे एक रस्सी कहा गया है जो लक्ष्य तक खींचती है। तो क्या ये रस्सी हमारी आजादी को खत्म नहीं कर देती? अनुशासन को सजा मानना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो अनुशासन दिमाग को आजाद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आजाद करने का तरीका? वो कैसे? जब कोई तय रूटीन नहीं होता, तो दिन भर में हजारों छोटे फैसले लेने पड़ते हैं। क्या पहनूं, कब काम शुरू करूं? हर फैसला दिमाग की ऊर्जा सोखता है, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। ओह,
तो अनुशासन इन छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर देता है। बिल्कुल। और तब दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो जटिल फैसले लेता है वो एकदम तरोताजा रहता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के दिन को 1.5 घंटे के प्रहर में बांट रखा था ताकि राजा का दिमाग बड़े फैसलों के लिए हमेशा ऊर्जावान रहे। ये नजरिया तो सच में अनुशासन की परिभाषा ही बदल देता है। अब हम वापस उसी मूल दर्शन पर आते हैं। कभी खाली मत बैठो। जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सारा काम खत्म हो गया है, वो बस आंखें बंद करके बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। तो क्या इसका मतलब है कि अगर कोई चुपचाप बैठा है तो वो सच में खाली नहीं है? उसका दिमाग अंदर ही अंदर शोर मचा रहा है। इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में है। जब हम बिल्कुल शांत बैठते हैं तो दिमाग का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN। अच्छा, ये DMN क्या करता है? विकासवाद के दौरान हमारे पूर्वजों का दिमाग ऐसे विकसित हुआ कि खाली समय में संभावित खतरों के बारे में सोचें ताकि वो जिंदा बच सकें। ओ, शेर या चीते का खतरा। हाँ, आज शेर का खतरा तो है नहीं। तो जब हम खाली बैठते हैं तो ये नेटवर्क हमारी पुरानी चिंताओं, अतीत की हार और भविष्य के डर को खंगालने लगता है। मतलब जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब हमारा दिमाग अपने ही खिलाफ एक युद्ध छेड़ देता है। नकारात्मकता का लूप शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। खाली बैठने का असली खतरा यही है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था कि कभी खाली मत बैठो। उस खाली समय को किसी रचनात्मक काम की ओर मोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कोई नई स्किल सीखना, कोडिंग, कुकिंग या बस सैर करते वक्त प्रकृति से जुड़ना। हाँ, जब दिमाग कुछ नया सीखने में लगता है तो वो नकारात्मक नेटवर्क शांत हो जाता है। ये एक बहुत ही सशक्त बात है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये साफ है कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे लागू किया जाए। बिल्कुल। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और विचलित मन सबसे बड़ा शत्रु है। सही कहा। विजन इतना स्पष्ट होना चाहिए कि शोर को फिल्टर कर सके और हार मिलने पर रणनीति बदलनी चाहिए। और इन सबको बांध कर रखने वाली जो डोर है वो है अनुशासन। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार पर रुकना सही रहेगा, जिसे सुनने वाले अपने साथ लेकर जा सकें। बताइए। क्योंकि हमारा दिमाग कभी सोता नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन की सफलता हमारे काम करने के 8-10 घंटों से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि काम के बीच मिलने वाले उन खाली समय के छोटे छोटे पलों में हम अपने विचारों को किस दिशा में बहने देते हैं। बहुत ही सोचने वाली बात है ये। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा विचारों को एक नई और सकारात्मक दिशा देने में मदद करेगी।